हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बेड 2023 प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आगे की काउंसलिंग, साथ ही साथ पेपर कैसे होगा या स्कॉलरशिप प्रक्रिया कैसे होगी, इसके बारे में सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी लाइव क्लासेस या क्लासेस आपको मिल रही है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको पिछले 12 वर्ष के हल प्रश्न पत्र चाहिए तो उसका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए साइंस वर्ग हो या चाहे कला वर्ग हो, उसके पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड ज़रूर कर सकते हैं, उन्हें भी देखिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ डिफरेंट प्रकार की क्विजेस आपको मिलेंगी जिससे आपको बेनिफिट होगा ना। वहाँ कई सारे लोग हैं, 3-4 हज़ार लोग जिनसे जो बीएड की ही तैयारी कर रहे हैं, तो जिनसे आप जुड़ेंगे तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो हम प्रश्न करने जा रहे हैं और ध्यान से पढ़े, कॉपी साथ में रख सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, जिससे जो भी कठिन प्रश्न होगा उन्हें आप नोट डाउन कर सकेंगे, या जो आपको ऐसा लगता है कि आपको नई जानकारी मिली है उसको भी आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि अंत में जब आप धीरे धीरे आ रहे हैं तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो वही पॉइंट्स करें जो नहीं आपको मुश्किल लगते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, ज़रूर मुझे उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ए चालुक्यों द्वारा, बी चोलों द्वारा, सी पल्लवों द्वारा, डी राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जल्दी उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा डी, राष्ट्रकूटों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जैन और बौद्धिक भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ए मिट्टी के, बी पत्थर के, सी लकड़ी के, डी ईंटों के। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ए मिट्टी के, बी पत्थर के, सी लकड़ी के, डी ईंटों के। उत्तर दीजिए तुरंत। कलर क्या कर लें? रेड कर लेते हैं। चलिए, अब उत्तर दीजिए। तो जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार जो थे वो किसके बने होते थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी, पत्थर के से बने होते थे। इनमें से भिक्षु तथा भिक्षुणियां निवास करते थे। इनका आकार गुफाओं के समान होता था जो पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो उसमें से आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए। अब मान लीजिए या तो आपको ये पूरा साल वाला सेक्शन आता है या तो आपको ये पूरा किसने किया इसका आता है। तो इसमें से पहले एक चीज देखते हैं, हम देखते हैं व्यक्ति। तो ए है हैरी स्मिथ, बी है जॉन टावर, सी है चार्ल्स मेटकॉफ, डी है जेम्स प्रिंसेप। तो यहां से आपको उत्तर देना है ना। अब आपको अगर साल मालूम है तो साल से देख सकते हैं कि 1810 है, 1787 है, 1825 है, 1837 है, 1837 है, जो भी आपको अगर ईयर आता है तो वो बहुत बेहतर है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको अगर नाम याद रखना है तो वो ज़्यादा आसान होगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। इसी के सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपति की प्रसिद्ध मुहर किस स्थान से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चनहुदड़ो, डी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो पशुपति की प्रसिद्ध मुहर किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तर क्या होगा इसका? पशुपति की प्रसिद्ध मुहर आपका उत्तर क्या है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। इसे आद्य शिव का रूप बताया जा रहा है। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस का चित्र बना हुआ है। तो हाँ, ये शिव जी का एक पशुपति का वो था जो जानवरों के देवता माने जाते थे, ठीक है। चलिए, यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न में आंसर पहले से टिक है, लेकिन समझने वाली बात जरूर है कि ये कैसे आया होता, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने मिक्स भी कर दिया है, तो हम कहते क्या है, इसको एक अलग चीज कर देते हैं। देखिए, ठीक, अब आपको भी समझ नहीं आएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। अब मुझे उत्तर दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका कह रहा है कि मतलब कब युद्ध हुआ था और कौन से साल में हुआ था, ठीक है। तो चौसा का युद्ध जो था वो आपका कब हुआ था?
ठीक है। इसी तरह आप मुझे अगर आप बता सकें कमेंट बॉक्स में ही, कमेंट बॉक्स आपका देखा जा रहा है, तो घाघरा का जो युद्ध था वो हुआ था 529 में, ठीक है। तो अगर इसको मार्क करना चाहेंगे तो इसका कलर भी बदल देता हूं, ठीक है। तो घाघरा का जो युद्ध था वो हुआ था 529 में, ठीक है। साथ ही साथ जो चौसा का युद्ध था वो आपका हुआ था 1539 में, ठीक है। तो दो हमें मिल गए। और कौन सा है? 540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो अब हमें उत्तर मिल गया, ठीक है। उत्तर ऐसे ही ढूंढा जाएगा। देखिए अब और क्या तरीका हो सकता है उत्तर देने का। देखिए डी जो है उसमें कितनी बार, 3 डी का 3 बार लग गया है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 में था, ये ज़्यादा अगर आपको मालूम हो तो सही है। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इन 3 ऑप्शन में से देखिए बचा, इनमें से देखिए ए ऑप्शन में 2 बार 2-2 लगा हुआ है। तो चौसा का युद्ध जो हमने अभी डिस्कस किया वो कब हुआ है? चौसा का युद्ध आपका 1939 में हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लास्ट के 2 बचे। लास्ट के 2 में है बी, जो लास्ट का ये 2 जो हैं इनको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, लास्ट के ये जो 2 हैं इनमें देखिए, तो चौसा का युद्ध तो हमें क्लियर हो गया, हमें डी आपका हल्दी घाटी का युद्ध भी क्लियर हो गया। घाघरा और कन्नौज की बात हुई थी। तो घाघरा हमने बात की कि कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है। 29 मतलब चौथा ऑप्शन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। सी का अर्थ क्या है कि घाघरा का जो युद्ध है, चौसा का जो युद्ध है वो कब हुआ? 1539 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ आपका? 1529 में, 1529 में। सी कन्नौज का युद्ध क्या हुआ? 1540 में। और आपका हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ? 1576 में। तो इस तरह प्रश्न आपको करने हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इल्तुमिश का मकबरा कहां पर स्थित है? ए महरौली, बी तुगलकाबाद, सी लाहौर, डी मुल्तान। इल्तुतमिश का मकबरा कहां स्थित है? इल्तुतमिश का मकबरा कहां स्थित है बताइए। तो इसका उत्तर होगा आपका महरौली में स्थित है, ठीक है। महरौली कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ये दिल्ली में स्थित है। या गुलाम वंशज का शासक था, उसने टका एवं जितल नामक सिक्के चलाए थे तथा इकता व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा की गई थी? ए कराची, बी लाहौर, सी कलकत्ता, डी नागपुर। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा की गई थी? ए कराची, बी लाहौर, सी कलकत्ता, डी नागपुर। तो वर्ष 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो कहां पे हुआ इसका उत्तर? लाहौर, ठीक है। लाहौर में घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये भी पूछा जा सकता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा नरमपंथी और गर्मपंथी वर्गों में कहां और किस रूप वर्ष में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा, तो ऑप्शन आपके सामने है। ए वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, बी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, सी 1886 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में, डी वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो इसका उत्तर क्या होगा? सोच समझ के उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है आपका क्या? इसका उत्तर होगा आपका 1907, ठीक है। 1907 कांग्रेस के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा नरमपंथी और गर्मपंथी वर्गों में हुआ था। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी कांड में जेल से फरार होकर फांसी की सजा से बचने वाले क्रांतिकारी कौन था? ए वी.डी. सावरकर, बी शहीद भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी अरविंद घोष। तो काकोरी कांड में जेल से फरार होकर फांसी की सजा से बचने वाले क्रांतिकारी कौन थे? उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वो भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला होगा, ठीक है। चलिए, तो उसका उत्तर होगा चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी जाने वाले
8 डाउन मालगाड़ी को लूटा जिसमें 29 लोगों को सजा सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ए प्रेमचंद, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी दीनबंधु मित्र, डी सुब्रमण्यम भारती। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नील दर्पण किसने लिखा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका दीनबंधु मित्र ने लिखा था, ऑप्शन सी ने लिखा था। देखिए प्रश्न आपको जल्दी पढ़ना है, सोचना है, समझना है, उत्तर जल्दी देना है, क्योंकि आपका पेपर बड़ा पेपर आएगा। ठीक है, पेपर 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट में होते हैं, आपका दिमाग बहुत ही आपका ओवरलोड हो सकता है, इसलिए बहुत ही शांति के साथ आपको प्रश्न देना है। ठीक है, क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी तो प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, भूमंडलीय तापमान की घटना दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ए मीथेन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे बोलते हैं, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह भी प्रश्न देखिए थोड़ा सा अलग आ गया ना, ज्योग्राफी से कह सकते हैं आ गया। भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो इसका उत्तर है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का है। पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसका कारण पर्यावरण में बढ़ती ग्रीन हाउस गैस है। कैसे आता है? तो ये जो तेल ये चीजें होती है जलने के कारण आता है, पेट्रोल जैसे कह सकते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे स्थानांतरी कृषि का मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी भारत, डी मलेशिया। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा ए मैक्सिको में प्रचलित स्थानांतरी कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। मिल्पा कृषि पद्धति के अंतर्गत किसी भूखंड पर 2 वर्ष तक कृषि की जाती है, फिर 8 वर्ष के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। देखिए कितना अच्छा काम करते हैं लोग। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के स्थित है। ठीक है, मैक्सिको कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, नहीं मैक्सिको सिटी ही आई गेस। ठीक है, चलिए संसार में, इस प्रश्न का उत्तर दिए, संसार में किस महाद्वीप का सबसे कम जनसंख्या है? ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी अफ्रीका। इनमें से बात हो रही है। अभी आप अंटार्कटिका में बोलिएगा वहां तो कोई नहीं रहता, लेकिन अभी इनमें से, इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा एवं सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है तथा मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। तो काफी अलग महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में आप जरूर देखें। वहाँ अलग अलग प्रकार के जानवर हैं जहाँ आपको कैसे कहीं नहीं मिलेंगे, कंगारू या इस तरह के। ठीक है, चलिए भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी केरल। बताइए भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बी तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी केरल। सारे आपके तटीय राज्य है, इनमें से ही आपको उत्तर देना है। तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु है। केरल का स्थान दूसरा है, तो केरल भी है लेकिन केरल का दूसरा है। वैश्विक स्तर पर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र इंडोनेशिया है। ध्यान रखिए, इंडोनेशिया पूरा एक मतलब क्या है, टापू ही है, तो वहां तो इस तरह का होगा ही, लेकिन तब भी भारत में भी हो सकता है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। चलिए नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो नेपाल में स्थित चितवन राष्ट्रीय, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह पार्क उत्तर में नेपाल, इस तरह का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में के निम्नलिखित में से किस स्तर पर निम्नतम तापमान अवलोकित दर्ज किया जाता है? बी समताप मंडल, बी मध्यम मंडल, सी ब्राह्म्य वायुमंडल, डी क्षोभ मंडल। बताइए वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित दर्ज किया गया है? ध्यान से पढ़िए, प्रश्न कठिन आएंगे, हिंदी भी आपको कठिन ही मिलेगी, तो कोशिश करिए जो भी आपका मीडियम है उस पर ध्यान दें। अगर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, प्रश्न को ध्यान से ही पढ़ें। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में अवस्थित मध्यम मंडल
में निम्नतम तापमान अवलोकित दर्ज किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से, मैरियाना खाई किसे के लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मूंगे कोरल के लिए, सी पृथ्वी में सबसे गहरे बिंदु के लिए, डी सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए। तो मैरियाना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर दीजिए जल्दी से, सोच समझ के उत्तर दीजिए। मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मैरियाना खाई पृथ्वी का सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे गहरा बिंदु है ये, मतलब इसका सबसे गहरे का अर्थ है कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अर्थात यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, इसकी गहराई अच्छी खासी है, मतलब ठीक है 10,000 मीटर है, या प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मृदा निर्माण, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूम्स निर्माण की दर से प्रभावित करते हैं? ए वनस्पति जात, प्राणी जात एवं जलवायु, बी जब समय, सी जनक चट्टान, डी ज्वालामुखी। मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? तो ह्यूमस जो होता है, जो मिट्टी होती है, उसके लिए मृदा निर्माण में कौन? सीधी सी बात है, जो आसपास में क्या होगा, वनस्पति जात होगा, प्राणी जात होगा, इसी से डिपेंड होता है कि आपका क्या रेट होगा। अच्छी ज़्यादा जीव जंतु होंगे तो उसका ह्यूमस जल्दी जना बनेगा। ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है? ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल, सी केरल एवं तमिलनाडु, डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कार्डेम अर्थात इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है, कहाँ स्थित हैं? तो केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी कारण केरल के इस पहाड़ी क्षेत्र में कार्डेमम पहाड़ियाँ कहते हैं, इलायची इंग्लिश में कार्डेमम कहते हैं ना। चलिए, पुच्छल तारे, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? ए सूर्य की ओर, बी सूर्य से दूर, सी उत्तर पूर्व की ओर, डी दक्षिण पूर्व की ओर। तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से क्या होती है? दूर होती है। ठीक है, प्रश्न जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये प्रश्न सरल है, सीधे हैं। यहां से वर्तमान समय में संवैधानिक राज्य तंत्र है? ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी इंग्लैंड में, डी अमेरिका में। संवैधानिक राज्य तंत्र, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, राज्य तंत्र अभी कहाँ चल रहा है? तो वर्तमान में सिर्फ इंग्लैंड में राज्य तंत्र है। ठीक है, ये तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ 4 क्षेत्र हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, जिसे आप यूके बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है? ए आपका दल बदल संबंधी प्रावधान से, बी भारतीय भाषाओं से, सी पंचायती राज से, डी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है आपका पंचायती राज से, पूछा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न अच्छा है। पंचायती राज से 11वीं अनुसूची का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। ए मुकामी बोर्ड, सी 73rd संविधान संशोधन, 3 थुंगन समिति की सिफारिश, 4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो उत्तर दीजिए इसका सही क्रम क्या होगा? एक तो सब में पहला है तो मुकामी बोर्ड तो हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा ये ध्यान दीजिए। तो मुकामी बोर्ड के बाद आता है सामुदायिक विकास। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन, बस एक हो गया, लीजिए। सिर्फ आपने एक चीज देखी और तुरंत उत्तर आ गया। ठीक है, सामुदायिक विकास, उसके बाद आपका आ जाता है थुंगन समिति की सिफारिश और फिर 73rd संविधान संशोधन। लीजिए, काम खत्म। तो यही है कि आपको बेसिक एक नॉलेज रहनी चाहिए, उससे होता रहेगा। अब ये इस प्रश्न का बहुत पूछा जाता है, ये भी मतलब इनका फेवरेट ही है। PIL का क्या होता है फुल फॉर्म? ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पॉलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, सी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, डी पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, या पूछा जाएगा बार बार आपसे। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, PIL दायर कर दी है किसी व्यक्ति ने किसी भी चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न थे आपके।
अब एक प्रश्न आखिरी है मेरे हिसाब से ये, हाँ ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो अगर देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप सिंसियर स्टूडेंट है। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचे, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती है, ए जब उनकी इच्छा होती है, बी दोनों के बीच कोई असहमति होती है, सी राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, डी उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ये तो बहुत है, 5 वर्ष में मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, कोई कारण होगा। तो ध्यान रखिएगा कब बैठते हैं साथ में, जब इनको राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। अब क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।